अच्छा, एक सवाल जो शायद किचन में हम सबके दिमाग में कभी ना कभी तो आता ही है। हाँ, कौन सा? पास्ता। हाँ, हाँ। पास्ता या आलू उबालते समय पानी में नमक क्यों डालते हैं? ज्यादातर लोग तो यही कहेंगे, स्वाद के लिए। हम्म। लेकिन क्या इसमें स्वाद के अलावा कोई गहरा साइंस भी छुपा है? अरे बिल्कुल छुपाए। और यही साइंस हमें केमिस्ट्री के एक बहुत ही, आप कह सकते हैं, फंडामेंटल कॉन्सेप्ट तक ले जाता है। अच्छा। हाँ, आज हम यूनिट 1 सॉल्यूशन से इसी फैसिनेटिंग टॉपिक को समझने की कोशिश करेंगे। वेपर प्रेशर ऑफ लिक्विड सॉल्यूशंस। वेपर प्रेशर, ये सुनने में थोड़ा टेक्निकल लगता है, पर जैसा आपने कहा ये हमारे किचन से जुड़ा है, तो ये समझना जरूरी क्यों है? इसे समझना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि ये कॉन्सेप्ट बताता है कि सॉल्यूशंस मतलब मिश्रण अपने प्योर लिक्विड से अलग बर्ताव क्यों करते हैं। जैसे? नमक वाला पानी सादे पानी से अलग क्यों बनता है। एग्जैक्टली। असल में ये कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज की नींव है। कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज, आपने एक भारी शब्द इस्तेमाल किया, इसका क्या मतलब है? इसका सरल सा मतलब है ऐसी प्रॉपर्टीज जो सॉल्यूशन में मिलाए गए सॉल्यूट की पहचान पर नहीं बल्कि उसकी संख्या पर निर्भर करती हैं। अच्छा। यानी पानी में आप 1 चम्मच नमक डालें या 1 चम्मच चीनी, अगर पार्टिकल्स की संख्या बराबर है तो असर भी एक जैसा होगा। बॉइलिंग पॉइंट का बढ़ना एक ऐसी ही कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी है। इंटरेस्टिंग। तो मतलब केमिस्ट्री को इस बात से फर्क नहीं पड़ता कि पार्टिकल कौन है, बस कितने हैं, इससे फर्क पड़ता है। ओके, तो इस पूरी कहानी को समझने के लिए हमें वेपर प्रेशर को समझना होगा। तो चलिए बिल्कुल बेसिक से शुरू करते हैं। सबसे सरल शब्दों में वेपर प्रेशर है क्या? एकदम सिंपल शब्दों में कहें तो वेपर प्रेशर वो प्रेशर है हाँ। जो लिक्विड की सरफेस से, आप कह सकते हैं, एस्केप होकर गैस बन चुके मॉलिक्यूल्स डालते हैं। ओके, लेट्स ट्राई टू पिक्चर दिस। मान लीजिए हमारे पास एक बंद डिब्बा है और उसमें आधा पानी भरा है। ठीक है। अब पानी के मॉलिक्यूल्स शांत नहीं बैठे हैं, कुछ मॉलिक्यूल्स लिक्विड की सरफेस को छोड़कर ऊपर खाली जगह में जा रहे हैं। इस प्रोसेस को हम इवेपोरेशन कहते हैं। करेक्ट। और साथ ही साथ जो मॉलिक्यूल्स ऊपर गैस बनकर घूम रहे हैं उनमें से कुछ वापस लिक्विड की सरफेस से टकराकर उसमें शामिल हो रहे हैं। उसे कंडेंसेशन कहते हैं। हाँ, कंडेंसेशन। शुरू में इवापोरेशन तेजी से होता है, लेकिन धीरे धीरे एक ऐसा पॉइंट आता है जब जितने मॉलिक्यूल्स इवेपोरेट हो रहे होते हैं उतने ही मॉलिक्यूल्स कंडेंस भी होने लगते हैं। इस स्टेट को हम इक्विलिब्रियम कहते हैं। तो जब ये इवेपोरेशन और कंडेंसेशन का लेन देन मतलब रेट बराबर हो जाता है, तब ऊपर जो गैस मॉलिक्यूल्स हैं वो डिब्बे की दीवारों पर और लिक्विड की सरफेस पर एक कांस्टेंट प्रेशर डालते हैं। हाँ, और बस वही वेपर प्रेशर है। प्रिसाइसली। और अगर हम मॉलिक्यूलर लेवल पे देखें तो ये और भी मजेदार है। लिक्विड के अंदर हर मॉलिक्यूल के पास अलग अलग काइनेटिक एनर्जी होती है। राइट। कुछ के पास कम, कुछ के पास ज्यादा। जिन मॉलिक्यूल्स के पास काफी ज्यादा एनर्जी होती है वो अपने आसपास के मॉलिक्यूल्स के अट्रैक्शन फोर्स को तोड़कर सरफेस से उड़ जाते हैं। और इक्विलिब्रियम पर जितने हाई एनर्जी मॉलिक्यूल्स उड़ते हैं उतनी ही गैस वाले मॉलिक्यूल्स एनर्जी खोकर वापस लिक्विड में आ जाते हैं। बिल्कुल सही। ठीक है, ये तो हुई प्योर लिक्विड की बात। अब आता है असली मोड। मान लीजिए हमने उसी पानी में एक नॉन वॉलेटाइल सोल्यूट मिला दिया। नॉन वॉलेटाइल मतलब कुछ ऐसा जो खुद भाप बनकर नहीं उड़ता, जैसे नमक या चीनी। अब क्या होगा? यहीं पर सारा खेल बदल जाता है। जब आप पानी में नमक मिलाते हैं तो नमक Na+ और Cl- आयंस में टूट जाता है। ये आयंस नॉन वॉलेटाइल हैं, मतलब ये खुद इवेपोरेट नहीं होते। ठीक है। ये पानी में घुल तो जाते हैं, लेकिन कुछ आयंस लिक्विड की सरफेस पर भी आकर बैठ जाते हैं। अच्छा, तो उन्होंने सरफेस पर कुछ जगह घेर ली। इसका मतलब अब पानी के मॉलिक्यूल्स के लिए सरफेस पर इवेपोरेट होने के लिए कम जगह बची है। एग्जैक्टली। पहले जहां पूरी सरफेस पानी के मॉलिक्यूल्स के लिए खुली थी, अब वहां बीच बीच में ये आयंस रूपी गेट कीपर्स खड़े हो गए हैं। गेट कीपर्स, आई लाइक दैट। हाँ, तो इससे होता ये है कि पानी के इवेपोरेट होने का रेट यानी उसकी गति कम हो जाती है। ओके। कम मॉलिक्यूल्स इवेपोरेट होंगे तो इक्विलिब्रियम पर गैस फेज में भी कम मॉलिक्यूल्स होंगे और नतीजा वेपर प्रेशर घट जाएगा। वेट, दैट फील्स काउंटर इंट्यूटिव। मेरी पहली सोच तो ये होगी कि पानी में कुछ और मिलाने से तो प्रेशर बढ़ना चाहिए, कम क्यों हो रहा है? ये काम कंफ्यूजन होगी, है ना? ये सबसे बड़ा मिसअंडरस्टैंडिंग ट्रिगर है। स्टूडेंट्स अक्सर सोचते हैं कि सॉल्यूट डालने से वेपर प्रेशर बढ़ जाता है। हाँ, मुझे भी यही लगा। लेकिन याद रखें, वेपर प्रेशर सिर्फ सॉल्वेंट के मॉलिक्यूल्स बनाते हैं जो इवेपोरेट हो सकते हैं। नॉन वॉलेटाइल सॉल्यूट तो खुद इवेपोरेट होता ही नहीं, बल्कि वो सॉल्वेंट मॉलिक्यूल्स के रास्ते में रुकावट डालता है। अच्छा।
तो जितने ज्यादा सोल्यूट पार्टिकल्स, उतनी ज्यादा रुकावट और उतना ही कम वेपर प्रेशर। ये तो बहुत ही क्लियर हो गया। तो अगर हमें इसे एक परिभाषा में बांधना हो जो एग्जाम में भी काम आए, तो वो क्या होगी? एंकर डेफिनेशन ये होगी: वेपर प्रेशर is the pressure exerted by the vapors of a liquid when the liquid and vapor phases are in equilibrium at a given temperature. ओके। और सॉल्यूशंस के लिए फ्रांसवा मरी राउल्ट ने एक नियम दिया था जिसे राउल्ट्स लॉ कहते हैं। ये कहता है कि सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर प्योर सॉल्वेंट के वेपर प्रेशर और सॉल्वेंट के मोल फ्रैक्शन के प्रोडक्ट के बराबर होता है। इस आइडिया को और मजबूत करने के लिए क्या हमारे पास कोई एनोलॉजी है, कोई ऐसा उदाहरण जिससे यह हमेशा के लिए याद हो जाए? What's fascinating here is हम वेपर प्रेशर को एक बहुत क्राउडेड पार्टी से निकलने वाले लोगों की तरह सोच सकते हैं। क्राउडेड पार्टी? ओके। मान लीजिए लिक्विड एक बंद कमरे में चल रही पार्टी है और जो मॉलिक्यूल्स इवेपोरेट हो रहे हैं वो लोग हैं जो ताज़ी हवा खाने के लिए कमरे से बाहर जा रहे हैं। और पार्टी का एक ही दरवाजा है जो लिक्विड का सरफेस है। बिल्कुल। और इक्विलिब्रियम का मतलब हुआ कि जितने लोग 1 मिनट में बाहर जा रहे हैं उतने ही वापस अंदर भी आ रहे हैं। राइट। बाहर लोगों का एक जमावड़ा है जिनका एक प्रेशर है। एग्जैक्टली। अब सोचिए, हमने उस दरवाजे पर कुछ ऐसे लोगों को खड़ा कर दिया जो ना खुद बाहर जा रहे हैं ना किसी को आसानी से जाने दे रहे हैं। ये है हमारे नॉन वॉलेटाइल सोल्यूट पार्टिकल्स, जैसे नमक के आयंस। हाँ, ये दरवाजे पर कुछ जगह घेर लेते हैं। अब क्या होगा? अब बाहर निकलने का रास्ता थोड़ा ब्लॉक हो जाएगा, तो पहले के मुकाबले कम लोग बाहर जा पाएंगे। तो मतलब बाहर लोगों का प्रेशर यानी हमारा वेपर प्रेशर कम हो जाएगा। ये एनालॉजी तो एकदम परफेक्ट है। हाँ, क्योंकि ये साफ दिखाती है कि सोल्यूट ने इवेपोरेट होने के लिए जो अवेलेबल सरफेस एरिया था उसे कम कर दिया है। व्हाइल एनालॉजी मेक्स इट सो क्लियर। तो ये ऑब्स्टिकल्स सिर्फ एक मजेदार सोचने का तरीका नहीं है, इनके असली दिखने वाले नतीजे भी होते होंगे। और यहीं हम वापस मेरे पास्ता वाले पानी पर आते हैं। बॉइलिंग पॉइंट का बदलना इसी का नतीजा है ना? बिल्कुल, यही इस कॉन्सेप्ट का सबसे बड़ा सो वॉट है। 19वीं सदी तक ये एक पहेली थी कि आखिर नमक वाला पानी 100 डिग्री सेल्सियस से ज्यादा तापमान पर क्यों उबलता है। राउल्ट के काम ने इसे समझाया। ओके, लेट मी ट्राई टू कनेक्ट द डॉट्स। बॉइलिंग तब होती है जब किसी लिक्विड का वेपर प्रेशर बाहर के एटमॉस्फेरिक प्रेशर के बराबर हो जाए। सादे पानी को 100 डिग्री सेल्सियस तक गर्म करने पर उसका वेपर प्रेशर एटमॉस्फेरिक प्रेशर के बराबर हो जाता है और वो उबलने लगता है। करेक्ट। लेकिन जब हमने पानी में नमक मिला दिया तो वेपर प्रेशर पहले से ही कम हो गया। तो अब एटमॉस्फेरिक प्रेशर तक पहुंचने के लिए हमें उसे 100 डिग्री सेल्सियस से भी ज्यादा गर्म करना पड़ेगा ताकि वेपर प्रेशर बढ़कर उस लेवल तक पहुंच सके। एम आई राइट? और यही बॉइलिंग पॉइंट एलिवेशन है। यही है, वेपर प्रेशर का कम होना कॉज है और बॉइलिंग पॉइंट का बढ़ना उसका इफेक्ट है। चलिए एक बार इस पूरी प्रोसेस को दिमाग में एक फिल्म की तरह चला कर देखते हैं। जरूर। पिक्चर दिस, आपकी आंखों के सामने एक शीशे का बंद बीकर है जिसमें प्योर वाटर है। ठीक है। जूम इन करके उसकी सरफेस को देखिए। आपको सिर्फ H2O मॉलिक्यूल्स दिखेंगे। कुछ सरफेस से उड़ रहे हैं, कुछ वापस आ रहे हैं। इक्विलिब्रियम पर ऊपर एक फिक्स्ड वेपर प्रेशर है। ठीक है, दिख रहा है। अब आगे? अब इसी बीकर में हम 1 चम्मच नमक NaCl डालते हैं। नमक घुल जाता है और Na+ और Cl- आयंस में टूट जाता है। अब आप वापस सरफेस पर जूम इन करें। अब आपको H2O मॉलिक्यूल्स के बीच बीच में Na+ और Cl- आयंस भी दिखेंगे जो नॉन वॉलेटाइल है। अच्छा, वो बस वहीं सरफेस पर बैठे हैं, हिल रहे हैं पर उड़ नहीं रहे हैं। मतलब जहां पहले 10 वाटर मॉलिक्यूल्स एस्केप कर सकते थे, अब शायद 8 ही कर पा रहे हैं। हाँ, क्योंकि 2 स्पॉट्स इन आयंस ने घेर लिए हैं। करेक्ट। इवेपोरेशन का रेट घट गया, लेकिन कंडेंसेशन का रेट शुरू में वही है। तो नतीजा ये होगा कि गैस फेज में वाटर मॉलिक्यूल्स की संख्या धीरे धीरे कम होने लगेगी, जब तक कि इवेपोरेशन और कंडेंसेशन का रेट फिर से बराबर ना हो जाए। और जब ये नया इक्विलिब्रियम बनेगा तो वेपर प्रेशर पहले से कम होगा। यही सॉल्यूशन का नया वेपर प्रेशर है। वाओ, ये मेंटल मूवी वाकई बहुत हेल्पफुल है। अच्छा, क्या टेक्नोलॉजी में भी इसका कोई बड़ा एप्लीकेशन है? बहुत बड़ा एप्लीकेशन है। दिस रेजेस एन इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन। समुद्र का खारा पानी, जो दुनिया का 97% पानी है, उसे पीने लायक कैसे बनाते हैं? हाँ, ये तो बहुत बड़ा सवाल है। इसका जवाब है रिवर्स ऑस्मोसिस। और ये प्रोसेस
वेपर प्रेशर के प्रिंसिपल्स पर ही काम करती है। ये काम कैसे करता है? देखिए, सॉल्ट सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर कम होता है, जिसका मतलब है कि उसके पानी के मॉलिक्यूल्स की भागने की प्रवृत्ति यानी एस्केपिंग टेंडेंसी भी कम होती है। ओके। रिवर्स ऑस्मोसिस में हम एक सेमी परमेबल मेम्ब्रेन के एक तरफ खारा पानी और दूसरी तरफ सादा पानी रखते हैं। फिर हम खारे पानी पर एक्सटर्नल प्रेशर लगाते हैं। राइट। ये प्रेशर इतना ज्यादा होता है कि वो पानी के मॉलिक्यूल्स को उनकी नेचुरल टेंडेंसी के खिलाफ मेम्ब्रेन के पार प्योर वाटर की तरफ फोर्स कर देता है और नमक के आयंस पीछे रह जाते हैं। अरे वाह! तो मतलब जब हम कोस्टल एरियाज में डिसैलिनेटेड पानी पीते हैं तो हम असल में रोल्स लॉ के एक इंडस्ट्रियल एप्लीकेशन का फायदा उठा रहे हैं। दैट्स इनक्रेडिबल। जी हाँ, और इसी से जुड़ा एक और कॉन्सेप्ट है फ्रीजिंग पॉइंट डिप्रेशन। जैसे नमक बॉइलिंग पॉइंट को बढ़ाता है, वैसे ही वो फ्रीजिंग पॉइंट को घटा देता है। अच्छा। इसीलिए बर्फीले देशों में सड़कों पर नमक छिड़का जाता है ताकि बर्फ 0 डिग्री सी पर ना जमे, बल्कि -5 डिग्री सी या -10 डिग्री सी पर जमे और सड़कें साफ रहें। ये भी वेपर प्रेशर लोअरिंग का ही नतीजा है। तो अगर लिसनर्स को इस पूरी बातचीत से कुछ सबसे जरूरी बातें याद रखनी हो जो उन्हें कभी कंफ्यूज न करें, तो वो क्या होंगी? एग्जाम सेफ क्लैरिटी लाइंस। बिल्कुल। सबसे पहली और जरूरी बात, राउल्स लॉ का फॉर्मूला P सोल्यूशन इज इक्वल टू खाए सॉल्वेंट इंटू P डिग्री सॉल्वेंट। ठीक है। यहाँ खाए सॉल्वेंट का मोल फ्रैक्शन है जो हमेशा 1 से कम होता है। इसीलिए P सोल्यूशन हमेशा P डिग्री सॉल्वेंट यानी प्योर सॉल्वेंट के प्रेशर से कम होगा। ये इक्वेशन खुद ही आपको जवाब दे रही है। राइट। द प्रेशर कैन ओनली गो डाउन। दूसरा पॉइंट क्या होगा? दूसरा, याद रखें कि वेपर प्रेशर लोअरिंग एक कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी है। ओके। इसका मतलब है कि ये असर सिर्फ सोल्यूट पार्टिकल्स की संख्या पर डिपेंड करता है, उनकी पहचान या नेचर पर नहीं। 1 मोल चीनी और 1 मोल यूरिया लगभग एक जैसा असर दिखाएंगे। एंड द थर्ड वन, जो शायद सबसे बड़ा आहा मोमेंट है। तीसरा ये कि बॉइलिंग पॉइंट एलिवेशन और फ्रीजिंग पॉइंट डिप्रेशन वेपर प्रेशर रिडक्शन के ही नतीजे हैं। अच्छा। ये अलग अलग कॉन्सेप्ट्स नहीं हैं, बल्कि एक ही कहानी के 2 हिस्से हैं। अगर आपको वेपर प्रेशर का कम होना समझ आ गया तो बाकी दोनों खुद ब खुद समझ आ जाएंगे। दे आर डायरेक्ट इफेक्ट्स। तो चलिए इस पूरी बातचीत को 4-5 की पॉइंट्स में समराइज करते हैं। बिल्कुल। पहला, जब भी आप किसी प्योर लिक्विड में कोई नॉन वॉलेटाइल सॉल्यूट जैसे नमक या चीनी मिलाते हैं तो सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर हमेशा कम हो जाता है। दूसरा, ऐसा इसलिए होता है क्योंकि सॉल्यूट के पार्टिकल्स लिक्विड की सरफेस पर कुछ जगह घेर लेते हैं, जिससे सॉल्वेंट के मॉलिक्यूल्स को इवेपोरेट होने से रुकावट होते हैं। तीसरा, इसे आप एक क्राउडेड पार्टी की तरह सोच सकते हैं, जहां दरवाजे पर कुछ ऑब्स्टिकल्स रखने से बाहर निकलने वाले लोगों की संख्या कम हो जाती है, जिससे बाहर का प्रेशर घट जाता है। नमक वाले पानी का 100 डिग्री से ज्यादा तापमान पर उबलना। और पांचवा और सबसे जरूरी पॉइंट, राउल्ट्स लॉ हमें बताता है कि अ सॉल्यूशंस वेपर प्रेशर इज ऑलवेज लोअर देन दैट ऑफ द प्योर सॉल्वेंट, और ये कमी सॉल्यूट की मात्रा पर डिपेंड करती है। So, what does this all mean for our understanding of solutions? हमने देखा कि वेपर प्रेशर का कम होना सिर्फ किताबों का एक थ्योरेटिकल आइडिया नहीं है, बल्कि ये हमारे किचन से लेकर बड़े-बड़े डिसैलिनेशन प्लांट्स तक हर जगह असर डालता है। ये हमें दिखाता है कि मॉलिक्यूलर लेवल पर होने वाले छोटे-छोटे बदलाव कैसे मैक्रोस्कोपिक प्रॉपर्टीज यानी बड़े पैमाने पर दिखने वाली चीजों जैसे बॉइलिंग पॉइंट को पूरी तरह बदल देते हैं। ये केमिस्ट्री की खूबसूरती है। आज हमने पूरी बात नॉन वॉलेटाइल सॉल्यूट्स यानी जो खुद इवेपोरेट नहीं होते के बारे में की। जी। तो मेरे दिमाग में एक सवाल आ रहा है, लिसनर्स के लिए भी एक थॉट है ये। क्या होता होगा जब हम एक ऐसा सॉल्यूट मिलाएं जो खुद भी वॉलेटाइल हो? अच्छा सवाल है। जैसे पानी में अल्कोहल मिलाना। अल्कोहल तो खुद भी इवेपोरेट होता है, तब सॉल्यूशन के वेपर प्रेशर का क्या होगा? क्या वो बढ़ेगा, घटेगा या कुछ और होगा? और क्या राउल्ट्स लॉ तब भी वैसे ही काम करेगा? इसके बारे में सोचिएगा।